उसको बुलाओ समीउल्लाह को। ओके, आपके साथ वाले का नाम मुबारक हो। ब्रिलियंट लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल्स प्लास्टिक कार्ड प्रिंटिंग मशीन्स। ये पहले आने वालों को बता दिया हुआ है, पेज 553। ब्रिलियंट लिमिटेड, भाई वो पीडीएफ उसका भेजो मुझे जो मैंने आपको वर्ड में भेजा, और सबके लिए लाओ। ब्रिलियंट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स प्लास्टिक कार्ड प्रिंटिंग मशीन्स। ये क्या होगा? प्लास्टिक कार्ड प्रिंटिंग मशीन्स क्या होगा? प्लास्टिक कार्ड होते हैं ऐसे, उसके प्रिंट करने वाली मशीनें बेचते हैं विद लेमिनेटर्स, लेमिनेटर्स के साथ। पेज 553। लेमिनेटिंग शीट्स होती हैं जिसके अंदर ये प्लास्टिक कार्ड भाई ने दिखा दिया, इसके ऊपर अगर कवर लगाना हो तो उसके लिए लेमिनेटर चाहिए होता है। तो लेमिनेटर भी एक तरह की इक्विपमेंट ही है, और प्लास्टिक कार्ड मशीन्स भी एक तरह की मशीन ही है। अ मशीन स्पेसिफिक कार्ड प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर इज प्रोवाइडेड एज अ मस्ट पार्ट ऑफ प्रिंटिंग मशीन। लेमिनेटर में तो कोई सॉफ्टवेयर नहीं डलता, लेकिन मशीन स्पेसिफिक कार्ड में सॉफ्टवेयर डलता है। डेट इज अ मस्ट पार्ट ऑफ प्रिंटिंग मशीन, उसके बगैर प्रिंटिंग मशीन चल नहीं सकती। बी ऑल्सो सेल्स प्लास्टिक कार्ड्स इंपोर्टेड फ्रॉम थाईलैंड। और अगर आपको मशीन और मशीन से कार्ड प्रिंट करके लेमिनेटर से उसको लेमिनेट करना नहीं पसंद, तो फिर बने बनाए कार्ड हम आपको थाईलैंड से मंगवा के दे देते हैं। बहरहाल, प्राउड लर्नर्स कंट्री वाइड स्कूल नेटवर्क है, उसके बहुत ज़्यादा स्कूल हैं, उसको बच्चों को कार्ड इशू करने थे, तो उसने 15 मिसाल के तौर पे मशीनें ऑर्डर कर दी जो हमारे पास स्टॉक में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। 8 लेमिनेटर ऑर्डर कर दिए, भाई टेंटे ब्रो, 8 लेमिनेटर ऑर्डर कर दिए, ये 30 दिनों बाद डिलीवर होंगे। और 1 लाख प्लास्टिक कार्ड्स डिलीवर करने हैं। A lump sum price of 92 लाख for the total contract has been agreed between BL and school network। तो BL और स्कूल नेटवर्क के दरमियान लम्प सम प्राइस एग्री हुई है कितनी? 9.2 मिलियन। जी, क्या क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं? 15 मशीन्स, 8 लेमिनेटर्स, 1 अच्छा, पूरे सवाल में उसने मशीन के सॉफ्टवेयर का डेटा नहीं दिया। ये हाय हाय बाय बाय क्लास में चल रहे हैं, इधर क्लास हो रही है। पूरे सवाल में उसने सॉफ्टवेयर का डेटा अलग से नहीं दिया, प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर का। तो और दूसरी बात यह है कि सवाल में जब डेटा अवेलेबल नहीं है तो हम दोनों, यानी कि बज़ाहिर इधर 2 चीजें बन सकती हैं, मशीन और एक और सॉफ्टवेयर फॉर मशीन। इस मशीन का सॉफ्टवेयर अगर वो विंडोज की तरह है तो फिर तो वो हमारा सप्लायर या अदर सप्लायर वैसे ही बेच रहे होंगे, और अगर वो विंडोज की तरह नहीं है, जैसे iOS है आईफोन का या एप्पल के लैपटॉप का, तो वो फिर जो है वो इंटेग्रल पार्ट होगा। अब इस पूरे सवाल में उसने सॉफ्टवेयर का डेटा ही नहीं दिया सिरे से, तो इट मीन्स कि हम मजबूर हैं कि मशीन के साथ ही सॉफ्टवेयर को समझ लें। और सवाल में ये लाइन तो लिखी हुई है, सॉफ्टवेयर इज प्रोवाइडेड अ मस्ट पार्ट ऑफ प्रिंटिंग मशीन, लेकिन मस्ट पार्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर दूसरे सप्लायर बेच रहे हैं तो भी हम इसको सेपरेट वादा कह सकते हैं। और सवाल के अंदर ऐसा कोई डेटा अवेलेबल नहीं है सॉफ्टवेयर के बारे में, इसलिए मजबूरन हम सॉफ्टवेयर को इग्नोर करेंगे, उसको मशीन का पार्ट लेंगे। तो वादा है 15 कार्ड प्रिंटिंग मशीन्स का, 8 लेमिनेटर्स का और 1 लाख प्लास्टिक कार्ड्स का। लमसम प्राइस एग्री हुई है 92 लाख फॉर द टोटल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन BL एंड स्कूल। कॉस्ट एंड लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स आर आइटम, आइटम, तो
ये आपको पर यूनिट लग रही है या टोटल लग रही है? यूनिट है, वैसे लिखना चाहिए था उसको पर यूनिट, आई कैप तो वाजे लिखता है। ये भी आई कैप के क्वेश्चन बैंक का ही सवाल है। कार्ड प्रिंटिंग मशीन्स के आगे प्राइस लिखी हुई है 8 लाख, ये कौन सी प्राइस होगी? ये तो ट्रांजैक्शन प्राइस होगी या स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस होगी? स्टैंड अलोन। कार्ड प्रिंटिंग मशीन के आगे 8 लाख लिखी हुई है, 4 लाख का बनता है वो, इसको भी छोड़ें, ये 2 लाख का बनता है। प्लास्टिक कार्ड 5 रुपए का थाईलैंड से मंगवाते हैं और 12 रुपए का पाकिस्तान में बेचते हैं। तो लिखा तो कार्ड जो है, लेमिनेटर जो है, मशीन जो है, लेकिन ऊपर आइटम लिखा हुआ है ना, तो इस वजह से ये एक की है, पर यूनिट की कॉस्ट है। BL डज नॉट सेल प्रिंटिंग मशीन्स विदाउट लेमिनेटर। BL प्रिंटिंग मशीन और लेमिनेटर्स, प्रिंटिंग मशीन्स को लेमिनेटर्स के बगैर बेचता नहीं। However, in order to get this order, BL went against its policy. BL अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट गया है। अच्छा, कोई दुकानदार की अगर पॉलिसी है कि 2 चीजें इकट्ठी बेचता है, इसकी वजह से ये नहीं होता कि वो एक वादा बन जाए। मिसाल के तौर पे एक दुकानदार कहता है कि यार मैं जो है वो आपको चीज बेच रहा हूं, तो ये चीज मैं इसके साथ ही बेचूंगा, इसके बगैर बेच नहीं सकता, तो मैं 2 चीजें हमेशा इकट्ठी बेचता हूं। दुकानदार कहता है मैं बर्गर और फ्राइज हमेशा इकट्ठे ही बेचता हूं, मेरी पॉलिसी नहीं है आपको अलग बेचने की। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये चीजें जो है वो दोनों एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, क्योंकि प्रिंटिंग मशीन और लेमिनेटर पे अगर तुम बेचते हो इनको इकट्ठा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रिंटिंग मशीन और लेमिनेटर हमारा सप्लायर या अदर सप्लायर बाजार में अलग अलग बेचते रहते हैं, और प्रिंटिंग मशीन और लेमिनेटर दोनों आपस में मिलके कोई ऐसी नई चीज नहीं बन जाती जिसका नाम हो, बल्कि ये 2 इनपुट्स नहीं है कंबाइंड आउटपुट बनाने के लिए, बल्कि ये 2 इंडिपेंडेंट आउटपुट्स हैं। प्रिंटिंग मशीन अलग चीज होती है और लेमिनेटर अलग चीज होती है, इसका तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दुकानदार कहता है कि यार आपने बाल्टी और वाइपर खरीदने हैं, तो मैं दोनों इकट्ठे ही बेचूंगा, बाल्टी और वाइपर अलग अलग नहीं बेचूंगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि ये चीजें एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, ये तो 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है, क्योंकि इस पे दोनों टेस्ट लगाएं, दोनों चीजें डिस्टिंक्ट है। हमारा सप्लायर अदर सप्लायर इसको बेचते रहते हैं, और दूसरी बात इन दोनों इनपुट्स को मिला के कंबाइंड आउटपुट नहीं बनाया जा रहा। तो इस लाइन से आपने परेशान नहीं होना। BL डज नॉट सेल प्रिंटिंग मशीन विदाउट लेमिनेटर। BL नहीं बेचता ना, इससे क्या फर्क पड़ता है। However, in order to get this order, BL went against, इसका BL अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट चला गया, इसका मतलब अलग बिक सकती हैं ये चीजें। There is another supplier of imported card। अच्छा, ये वजह है कि ये जो प्राइस है ना, ये शायद थोड़ा सा आई कैप को ऐसे डब्बे में डालनी चाहिए थी, क्योंकि ये कार्ड प्रिंटिंग मशीन और लेमिनेटर की इकट्ठी प्राइस है, क्योंकि हम दोनों को अलग अलग नहीं बेचते। तो मेरे ख्याल से उसे सवाल बनाते हुए एरर हुई है कि इसको डब्बे में नहीं डाला, या कोई मसला हुआ है जहाँ से उसने सवाल उठाया, जिस भी किताब से आई कैप ने सवाल उठाया, तो उसको सवाल उठाते हुए एरर हुई है या कोई मसला हुआ है, उसको इसको डब्बे में डालना चाहिए था। वैसे भी लेमिनेटर की प्राइस हम इसलिए लोगों को नहीं बता सकते क्योंकि लेमिनेटर हम बेचते ही नहीं। वी डू नॉट सेल प्रिंटिंग मशीन विदाउट लेमिनेटर, तो इसको डब्बे में ले। ओके, अब 6 लाख की बना के 8 लाख की ये दोनों चीजें बेच रहे हैं, और 5 लाख का 5 रुपए का कार्ड इंपोर्ट करके 12 रुपए का बेच रहे हैं। BL went against this policy. There is another supplier of imported card. BL went against this policy. There is another supplier of imported card printing machine of almost similar specification. एक और बंदा भी है, वो प्रिंटिंग मशीन दे रहा है। दिस सप्लायर सेल्स मशीन है 7.5 लाख। असल में ना एक मसला है कि 8 लाख में आपने अलग अलग करना है, कितनी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस इसकी और कितनी इसकी है, क्योंकि अगर आप इधर ले भी जाएंगे सवाल के अंदर, तो ट्रांजैक्शन प्राइस तो अवेलेबल है, दैट इज 92 लाख रुपया। ट्रांजैक्शन प्राइस तो अवेलेबल है 92 लाख, लेकिन स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस की तरफ अगर आप आएंगे तो सिर्फ मशीन्स की अवेलेबल है और कार्ड्स की, क्योंकि मशीन लेमिनेटर ये इकट्ठे करके बेच रहे हैं, हालांकि ये तीनों वादे अलग अलग हैं, तो इसलिए इन तीनों को एलोकेट करना है। तो डेट्स वाई स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस आपकी अवेलेबल नहीं है। इन मोस्ट रीसेंट कस्टमर सर्विस, प्रिंटिंग मशीन ऑफ BL हैज बीन गिवन 7 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स। हमारी मशीन को 10 में से 7 पॉइंट मिले हैं,
और कंपेटिटर की मशीन को 10 में से 9 पॉइंट मिले हैं। देयर इज नो सप्लायर ऑफ लेमिनेटर इन द मार्केट, और मार्केट में लेमिनेटर का सप्लायर नहीं है। फिर बाहर से मंगवा लें, कुछ कर लें, बहरहाल मार्केट में लेमिनेटर का सप्लायर नहीं है। आप बताएं क्या करें? कार्ड प्रिंटिंग मशीन में कौन सी अप्रोच लगाएं? तो मशीन्स की स्टैंड अलोन प्राइस कैसे निकालें, यानी ये वाली फिगर कैसे निकालें? कंपेटिटर की कितने की है? 7.5 लाख की। हम तो दोनों चीजें मिला के 8 लाख की बेच रहे हैं। 7.5 लाख को कितनी रेटिंग मिल रही है? 9। हमारी को, इसका मतलब है हमारी लो क्वालिटी की है। 83। अच्छा, अब एक बात इसमें याद रखिएगा, इसमें उस तरह नहीं हो सकता कि ये तीनों यूनिट्स बराबर हैं तो ये मैं पर यूनिट ले लूं, सवाल के एंड पे मल्टीप्लाई कर लूं। हम कहते थे कि ये कैलकुलेशन पर यूनिट कर लें, लेकिन इस सवाल में मैं ये कैलकुलेशन पर यूनिट कर नहीं सकता। ट्रांजैक्शन प्राइस भी पर यूनिट नहीं दी हुई, ट्रांजैक्शन प्राइस भी पर यूनिट नहीं दी हुई, और ये वाली प्राइसेस पर यूनिट तो दी हुई हैं, लेकिन जब मैं एलोकेट करूंगा तो ये बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं है, इसलिए मैं ये कैलकुलेशन पर यूनिट खोलूं या टोटल कॉन्ट्रैक्ट की यही खोल लूं, इससे एंट्रीज में यूनिट्स से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। जब एंट्रीज में आएंगे यूनिट्स से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं मजबूर हूं यहां टोटल से खेलने पे। जी, इसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस क्या आ गई? 583,333। बट व्हाट इज दिस? एक मशीन। व्हाट इज दिस? 583,333 इंटू 15, 999,5। चलें जी, यहां तक नोट करें। हाँ जी, किसमें? कैलकुलेटर दे दो मुझे। $7.5 डिवाइडेड बाय 9 ज़रब 7। अब कैलकुलेटर ने कह दिया 583333, तो मैंने लिख लिया 583333। आगे जो आ रहा था मैंने उसे डिसरिगार्ड कर दिया। जब आगे वाले को मैंने डिसरिगार्ड कर दिया तो एग्जैक्ट इसी को ऊपर लेके जाऊंगा। 583333 ऑन का बटन दबाए कैलकुलेटर पे लिखूंगा 583333 इंटू 15, 874,995। सही है मेरी कैलकुलेशन तो? ओके। लेमिनेटर्स के लिए क्या करें? लेमिनेटर्स के लिए क्या करें? मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो मार्केट असेसमेंट अप्रोच नहीं लग सकती। क्या करें? नहीं यार, दो अप्रोचेज अवेलेबल हैं। कॉस्ट प्लस मार्कअप मार्जिन वाली अप्रोच भी अवेलेबल है और रेजिडुअल अप्रोच भी अवेलेबल है। जो मर्जी लगा लें, आपकी मर्जी है। मैं जरा पहले रेजिडुअल अप्रोच लगा के देखता हूं। आप लोगों ने नहीं भी लगानी, पहले रेजिडुअल अप्रोच लगा के देखता हूं। 1 लाख कार्ड्स, एक कार्ड कितने का है जी? कितना? अभी आप लोगों ने नहीं करनी कैलकुलेशन माय डियर। मैंने कौन सी अप्रोच लगाई है? रेजिडुअल मींस कि अब इसकी प्राइस रेजिडुअल आ जाएगी ना, बस। अच्छा, लेकिन उसके लिए फिर इसको इधर लाना पड़ेगा 92 लाख को। अब ओ, ये तो अब नेगेटिव बैलेंसिंग आ रहा है। लगा के देख ले, चेक कर ले, नेगेटिव बैलेंसिंग आ रहा है। क्या करें अब? डेडलॉक हो गया, अब क्या करें?
वही जो पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर पता नहीं 13 में किया था। अब रेजिडुअल अप्रोच लगाएं तो जवाब रेजिडुअल फिगर नेगेटिव आ रही है। तो ठीक है, पेपर में हम इस तरह लिखेंगे। इस तरह लिखने के बाद जो है वो क्या कहते हैं, अब रेजिडुअल अप्रोच नहीं लगनी। अब मेरे ख्याल से अल्लाह का शुक्र है वर्किंग छेड़ने की जरूरत नहीं है, बस इसकी स्टैंड अलोन प्राइस निकाल लेते हैं। अगर इसी तरह निकालें तो क्या आ रही है, नेगेटिव। इसी तरह निकालें तो क्या आ रही है, इट डजंट सीम गुड। अच्छा, रेजिडुअल अप्रोच फेल हो गई क्योंकि नेगेटिव आ रही है। इसको अब यहां से उड़ा देते हैं, पेपर में लिख लिया हुआ तो काट देंगे। रेजिडुअल अप्रोच फेल हो गई, मार्केट में इसके कंपेटिटर्स अवेलेबल नहीं है, तो अब क्या करें, कौन सी अप्रोच लगाएं लैमिनेटर्स के लिए। अच्छा जी, अब मार्कअप मार्जिन निकालने के मैंने कहा था दो तरीके हैं, इनका यूज कर लें या बेहतर है ऊपर वाले का यूज कर लें, ऊपर वाले का यूज कर लें। 4 लाख जमा 2 लाख कितना हो गया, 6 लाख। अब अनलकीली 6 लाख और 8 लाख का डिफरेंस 2 लाख है। खुदा के लिए से ये वाला 2 लाख ना समझ लीजिएगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब इस अनलकीली 6 लाख और 8 लाख का डिफरेंस 2 लाख है, तो उस 2 लाख को मैं बेस बनाने लगा हूं। ये 2 लाख कौन सा उठाया है, ये वाला 2 लाख उठाया है या प्रॉफिट उठाया है। 2 लाख को अगर डिवाइड करूं सेल पे तो मार्जिन, कॉस्ट पे तो मैं सेल पे डिवाइड कर रहा हूं। ये 2 लाख क्या है बोले, प्रॉफिट 25%। Okay, now what we will do, जी अब लेमिनेटर्स पे वो अप्रोच लगाएं। 2 लाख इसकी क्या है, अब ये 2 लाख में कॉस्ट वाला उठा रहा हूं, ये 2 लाख दो जगह आ रहा था, कंफ्यूजन हो जाएगा। 2 लाख कॉस्ट है और फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। आपने मार्जिन निकाला है ना, तो 70, ये पड़ा हुआ है 75 पे, तो मुझे 266,667। चलें जी, 2 के बाद 66 लिखें, फिर 66 लिखें, फिर 7 लिखें। भाई हाइब्रिड क्लास में बॉयज में सेकंड लास्ट रो में जो बच्चा बैठा हुआ है वो थोड़ा सा जरा चेहरा नीचे करे या ऊपर करे, वो डेट आ रही है जिसकी वजह से मुझे नजर नहीं आ रहा कौन बैठा हुआ है। और थोड़ा सा इधर हो, थोड़ा सा और इधर हो, थोड़ा सा और इधर हो, शुक्रिया। अब आप वापस जा सकते हैं अपनी जगह पे। जी नजर रखनी होती है ना कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। अच्छा, अब आप जरब दें 2 2 1 मशीन्स की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस हमारी कंपनी ने क्यों नहीं दी हुई थी, क्योंकि हमारी कंपनी मशीन और लेमिनेटर्स एक साथ बेचती है। कंपेटिटर्स से हमने यूज किया, लेकिन कंपेटिटर्स लेमिनेटर्स नहीं बेच रहे, तो हमने रेजिडुअल अप्रोच ट्राई की, आसान होती है वो फेल हो गई। तो फिर हम किस तरफ आ गए, तो मार्कअप मार्जिन मिसिंग था वो हमने निकाल लिया जी। 1 12 मिलियन। चलें जी,
666 2066 2946 भाई घर तो जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने आना है मंडे को, ये मंडे छोड़ के अगला मंडे। बस कराएंगे, ट्रेन कराएंगे पूरी? त्यारा, चार्टर त्यारा। उसके आपने रजिस्टर पे आज लिख के भेजना है, बिछड़ा कुछ इस सदा से कि रुत ही बदल गई, एक बच्चा सारे कॉलेज को हैरान कर गया। ओके, अब सवाल में सिर्फ यही दो बातें थी कि एक तो आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आइडेंटिफाई करनी है, रिक्वायरमेंट पढ़ लेना। एक तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करनी है और दूसरा ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करना है। Assume at start of contract, लेमिनेटर्स तो महीने बाद मिलने हैं ना, लेमिनेटर्स तो हमारे स्टॉक में नहीं है, तो assume at start of contract 12 machines and 20,000 कार्ड्स delivered. Full contract price is received on start of contract. चलें एंट्री कर दें। पंद्रह मशीनें उसके पास अवेलेबल हैं, लेकिन फिलहाल मैंने 12 खरीदी हैं, और 1 लाख कार्ड उसके पास अवेलेबल है, मैंने 20,000 खरीद लिए हैं। हाँ जी, जी बताएं। कैश डेबिट 92 लाख, रेवेन्यू मशीन, ये तो तीनों चीजें एट अ पॉइंट इन टाइम है, ओवर टाइम तो कुछ भी नहीं है जी। 666 आगे आगे डिवाइडेड बाय, एक्सेलेंट, मल्टीप्लाइड बाय 295329 सारे कार्ड्स का रेवेन्यू कितना है? अच्छा, इस सवाल में हमने टोटल यूनिट्स का रेवेन्यू निकाल के रख लिया हुआ है पहले से, अब उसे फिर पर यूनिट लाना पड़ेगा। पिछले सवालों में यूनिट्स बराबर होते थे, देखिए पिछले सवालों में ये वाले यूनिट्स बराबर होते थे, तो वो फिर इसमें मसला नहीं होता था। डिवाइडेड बाय 1 लाख,
1A2 कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी बैलेंसिंग बोले 3616 deliveries are same as above. However, right to receive money for all goods is established. All goods will be established on delivery of 15 machines. Deliveries are same as above. However, right to receive money for all goods will be established on delivery of 15 machines. इसका मतलब है पैसे नहीं आए, बल्कि राइट टू रिसीव मनी आपका बनेगा ही तब जब आप जो है वो क्या डिलीवर कर देंगे, सारी की सारी मशीन्स डिलीवर कर देंगे। चलें जी एंट्री करें। अभी कितनी डिलीवर हुई हैं, कितनी और करनी है? ये कंडीशन कब पूरी होगी? जब 3 डिलीवर हो जाएंगी। अभी डिलीवर, तो फिर कंडीशनल राइट है अनकंडीशनल राइट है? अभी क्या कंडीशन है? 3 मशीनें और डिलीवर करना। वो कंडीशन अभी पूरी नहीं हुई, तो रेवेन्यू तो उसी तरह बुक करें, बिकॉज कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड। नहीं, आप कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी नहीं आएगी। दिल की एक आवाज होगी कि पैसे लेने हैं। भाई ये सेट करो एसी। ओके, हेडिंग ने आइडेंटिफाइंग सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, इसी सवाल में सॉल्यूशन में आइडेंटिफाइंग सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस।
इसी सवाल के सॉल्यूशन में, आइडेंटिफाइंग सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। पहली हेडिंग दें, गुड्स आर कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट। पहली हेडिंग दें, इसमें गुड्स आर कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट। The machine laminators and plastic cards laminator and plastic cards इधर देखें, पहले पहले मत देखें। आर कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट, हाइब्रिड बॉयज सेकेंड रो लिख लें। द मशीन laminators and plastic cards are capable of being distinct because the customer can take benefit from the good on its own। अब यहां से देख के लिख लें बेशक, because the customer can take benefit from the goods on its own। इस तरह पेपर में शुरू कीजिएगा, एक हेडिंग ये डाल दीजिएगा, एक दूसरी डाल दीजिएगा। बिकॉज दीज कैन बी, अब इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं लग रही जो आप कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं लग रही कि एक के लिए चाहिए होगी। किसी हद तक लेमिनेटर के बारे में कहा जा सकता है कि लेमिनेटर पहले प्रिंटिंग मशीन से कार्ड प्रिंट होगा, फिर लेमिनेटर में लेमिनेट होगा। चलें इस वजह से फिर लिख दें, और टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज डेटा रेडीली अवेलेबल, और टुगेदर विद, हाइब्रिड में क्या हो रहा है, और टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज डेटा रेडीली अवेलेबल। All these goods can be used or consumed इन चीज़ों को यूज़ कर लें या कंज्यूम कर लें, ये भी लिख के आ सकते हैं। दिस कैन बी सोल्ड फॉर अ प्राइस ग्रेटर देन स्क्रैप वैल्यू। अच्छा जी, आगे आ जाएं। इसमें छोटी सी लाइन अगर वो लिख के आनी है आपने मशीन के सॉफ्टवेयर वाली, तो वो भी लिखाएं। फर्दर सॉफ्टवेयर ऑफ मशीन इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ मशीन further software machine is an integral part of machine, therefore software and machine is considered as one distinct good. Therefore software and machine is considered one distinct good.
मेरी बुक के एंड पे ना इनके सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो ये क्वेश्चन टेक्निकल है 3 और 4। ओके, machine laminators and cards are not an inputs to produce a combined output। नहीं, अगली हेडिंग दें, distinct in the context of contract, distinct in the context of contract। मशीन, अब देखिए मशीन अलग पड़ी होगी, दूसरे कमरे में लेमिनेटर पड़ा होगा, तीसरे कमरे के अंदर कार्ड्स पड़े होंगे, तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इनपुट्स मिलके कंबाइंड आउटपुट बना रहे हैं। तो मशीन लेमिनेटर एंड प्लास्टिक कार्ड्स आर नॉट एन इनपुट्स to produce a combined output। और ये भी लिखा है, and none of them is significantly customizing another good, and none of them is, ये दोनों बातें लिखाया करें, तराश खराश भी नहीं कर रहा और इनपुट मिलके आउटपुट भी नहीं बना रहा। एंड नन ऑफ देम इज सिग्निफिकेंटली मॉडिफाइंग अनदर गुड्स, नन ऑफ देम इज सिग्निफिकेंटली मॉडिफाइंग अनदर गुड। सो दीज आर, अब हमारे किताब वाला सोल्यूशन है देखिएगा। सो दीज आर डिस्टिंक्ट in the context of contract as well। So these are distinct in the context of contract as well। So in this contract there are 3 separate performance obligations। So in this contract there are 3 separate performance obligations। आगे उसने थ्योरी नहीं पूछी, लेकिन मैं बस आपको ज़ुबानी बता रहा हूँ। The third step is to determine the transaction price, which in this case is 92 लाख। ट्रांजैक्शन प्राइस के अंदर जो है वो 5 बातें हैं, कोई बंदा हाथ खड़ा करके बता दे। कोई डिस्काउंट इंसेंटिव बोनस नहीं सवाल में दिए हुए 92 लाख में जो जमा या माइनस करें। कोई सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं है इसमें। और तीसरी बात, कॉन्स्ट्रेनिंग एस्टीमेट्स ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन एक कॉन्सेप्ट कराया था कि रेवेन्यू 92 लाख में कोई बोनस वगैरह ऐसा ना डालें जो बाद में जाके उल्टाना पड़े। और चौथी बात, कोई नॉन कैश कंसिडरेशन भी नहीं है इसमें। और पांचवी बात, कोई कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर भी नहीं है कि हम उससे पैसे ले भी रहे हैं और फिर जो है वो उससे आगे पैसे, ये कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर वाला भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तो वैसे ही बता दिया कि ट्रांजैक्शन प्राइस के अंदर 5 फड्डे होते हैं। ये तो 92 लाख सवाल में दिया हुआ था, उठा लिया हमने, बड़े मजे हो गए। लेकिन अगर 92 लाख के साथ डिस्काउंट रेट देता और 2 सालों बाद मिलना होता, वो फिर और फड्डा था। अगर 92 लाख के साथ कोई डिस्काउंट और बोनस होते, वो और फड्डा था। 92 लाख के साथ 92 लाख के अलावा कोई नॉन कैश कंसिडरेशन मिल रही होती या कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर होती, वो सारी चीजें भी देखनी पड़नी थी। तो ट्रांजैक्शन प्राइस में ऐसा कोई फड्डा नहीं है। However, as far as the standalone selling price is concerned, so the standalone selling price of 15 machines and 8 laminators
is not available because we are not selling them separately. Therefore, for calculating the standalone selling price of machines, we will use a market assessment approach. As per the market assessment approach, the standalone selling price based on our competitors' machines is calculated as below: 583,333. For laminators, we will use the residual approach, but then by using residual approach, the figure is negative, so residual approach doesn't seem appropriate. So it's better to use the cost plus approach. Expected cost plus approach उसका नाम है. So by using that approach, the percentage is missing, तो उसको निकाल लीजिएगा. By using that approach, the standalone selling price is 266,667. तो ये होगी सारी स्टेप 4. सो स्टेप 5 के अंदर ये लिख के आएंगे कि एज 12 मशीन्स, ये तो हमारे सवाल का पार्ट नहीं है, मैंने अपनी तरफ से डाला है. एज 12 मशीन्स एंड 20,000 cards are delivered. So it is a performance obligation that is satisfied at a point in time. So as these things are delivered, the revenue will be recorded. So revenue for 12 machines and 20,000 cards will be recorded at the start of contract. तो बस जो बातें आपने की होती हैं उन्हीं को अंग्रेजी में बता के आना होता है. अब बच्चे रो रहे होते हैं, थ्योरी का सवाल आ गया, ये हो गया, वो हो गया, हम क्या करते हैं उधर, हमें तो थ्योरी नहीं लिखनी आती. इस तरह की बातें अजीब. कम से कम आप जो आ रहे हैं कंसिस्टेंसी से, आप लोगों से तो ऐसी बात एक्सपेक्टेड नहीं है. ओके, फाइनल अकाउंट्स की तरफ आ जाएं. पेज नंबर 585. भाई सफ़े बांट दो, उसको बुलाओ. पॉज. चलो ठीक है. करो ऑन. आप लोगों से बैठा नहीं जाता. एक ज़माना था, मुझे याद है, एक दफ़ा क्लास रखनी पड़ी थी 6 बजे. पूरा सेशन बस पे 6 बजे से लेकर 3:30 बजे तक पढ़ा लेते थे. लेकिन आप तो उससे भी ज़्यादा जवान हैं, तो नॉन स्टॉप काम किया जा सकता है. इसमें असली पता नहीं कहाँ की बातें कर रहे हैं. अच्छा जी, डायरेक्टर्स की पर्सोनल, जैसे आप कह सकते हैं एग्जेक्टिव्स, ज़रूरी नहीं वैसे, की पर्सोनल्स बड़े मैनेजमेंट वाले होते हैं, कुछ एग्जेक्टिव्स भी इसमें आ जाते हैं वैसे. अदर एम्प्लॉयज, सब्सिडरीज, सब्सिडरी कंपनी, हमारी पेरेंट कंपनी, हमारे सप्लायर्स, ये डिफरेंट किस्म की पार्टीज हैं जिनसे अगर हमारा रिसीवेबल स्टैंड कर रहा है तो उस रिसीवेबल की डिफरेंट नेचर हो सकती है. इनसे लोन रिसीवेबल हो सकता है, ट्रेड डेट्स हो सकते हैं, एडवांसेस गिवन हो सकते हैं. तो इन 5 किस्म के लोगों को हम कभी लोन दे रहे होते हैं, हम कभी इनको चीजें उधार पे बेच रहे होते हैं. चीजें उधार पे बेच रहे अक्सर इसमें आता है. ऐसा ही है ना भाई? थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करें प्लीज डिस्क्लोजर्स के लिए. क्यों? वाई? ये तो फिर अब मैं इसका तो कोई हल नहीं मेरे पास. अच्छा, तो हमारे क्यों ब्रेक ले लेते हैं ना, 15 आधे घंटे बाद ब्रेक ले लेते हैं. लेकिन अब अटेंटिव तो रहे ना. फिर 2 बजे आ जाइएगा. क्या अजीब बातें कर रहे हैं.
ये देखें, जो जो चीज़ दिमाग पे चढ़ाएंगे, जिस तरह सोचेंगे उसी तरह होगी। इंटरेस्ट लेने, शौक से पढ़ना है तो पढ़ें, वो लोग हाथ खड़ा कर दें जो शौक से पढ़ें, इंटरेस्ट ले रहे हैं, बस ठीक है। बाकी लोगों को एंजॉय करने दें। हाइब्रिड वाले माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हैं। तो कंपनी के कौन होते हैं माय डियर? डायरेक्टर्स होते हैं, की पर्सनल होते हैं और अदर एम्प्लॉयज होते हैं, और सब्सिडरीज होती हैं, पेरेंट्स होते हैं और सप्लायर्स होते हैं। लोन रिसीवेबल की जो कहानी है अक्सर आपको पेपर में इनकी टेस्ट करेगा। डायरेक्टर्स को लोन दे रहे हैं, की पर्सनल को लोन दे रहे हैं, अदर एम्प्लॉयज को लोन दे रहे हैं, सब्सिडरीज को लोन दे रहे हैं। लोन रिसीवेबल की कहानी अक्सर इनकी डिस्कस करेगा। ट्रेड डेट्स की कहानी अक्सर इनकी डिस्कस करेगा कि अपने जानने वाली कंपनीज को उधार के ऊपर चीज़ें बेची हुई हैं। और एडवांसेस गिवन, अक्सर एम्प्लॉयज़ को एडवांस दे देते हैं, सप्लायर्स को एडवांस दे देते हैं। तो इसकी डिस्कशन इसके अंदर होगी। तो मोर और लेस ये चीज़ें हैं। अब इसको जो हमारी किताब में डिस्कस हुआ है ये सारा, तो डेट ऑल इज डिस्कस्ड ऑन पेज 584 एंड पेज 585। पेज 584 और 585। पेज 584 के ऊपर हेडिंग है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और पेज 585 के ऊपर हेडिंग है करंट एसेट्स। ओके, तो रजिस्टर पे जरा फ्रेश तरीके से ये नोट करें ताकि जिनका इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा उनको लिखने से इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। डन? अच्छा जी, जी भाई, जो हजरात घर में बैठ के क्लास ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं 1 मिनट के लिए और फिर बैठ जाएं। चलें बैठ जाएं, खैर है, बैठ जाएं। आप भी बैठ जाएं, आप भी बैठ जाएं। आप प्लीज शेखुपुरा से आप बैठ जाएं। अच्छा जी, अच्छा ये कौन सी चीजें हैं, किस नेचर की? लॉन्ग टर्म, और ये शॉर्ट टर्म नेचर की। ओके, हो गया। चलें जी माय डियर, अगर आप किसको लोन दें? डायरेक्टर्स को, तो आपने उसका पर्पस बताना है और रिकॉन्सिलिएशन। बताएं जी दोबारा, अगर आप लोन किसको दें तो आपने क्या बताना है? पर्पस और, ठीक है। तो अगर लोन आप दें डायरेक्टर्स को तो क्या बताना है? उसका पर्पस और रिकॉन्सिलिएशन। अगर नॉन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन करनी है, मार्केट रेट से कम है, तो उसकी रीजन बता दें। अगर आप लोन दें एसोसिएट्स और रिलेटेड पार्टीज को, अगर आप लोन दें जी
इधर लिखे माय डियर, एसोसिएट और रिलेटेड पार्टीज क्या होती हैं? एसोसिएट और रिलेटेड पार्टीज क्या होती हैं? हमारी की मैनेजमेंट एम्प्लॉइज, की मैनेजमेंट एम्प्लॉइज, हमारा पेरेंट, हमारी सब्सिडरी, बाकी डायरेक्टर का रिलेटिव वगैरह, ये चीजें भी मैं लिख के आया था, लेकिन ये आपको लिखवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आई के अपने एसोसिएट और इसकी डेफिनेशन ना आपके सिलेबस में डाली नहीं हुई। तो मोटा मोटा की मैनेजमेंट एम्प्लॉइज हो गए, पेरेंट्स और सब्सिडरीज होगी, ये हमारी क्या हो गई? एसोसिएट्स और रिलेटेड पार्टीज। अच्छा, अब यहां पे खड़े होके जरा देखिएगा इनका क्या क्या बताने हैं। किसको दिया, कितने अरसे के लिए लोन दिया? अच्छा माय डियर, पहले बता दें ये लॉन्ग टर्म लोन्स की बात हो रही है, शॉर्ट टर्म लोन्स की? लोन्स टू एसोसिएट्स एंड रिलेटेड पार्टीज, लॉन्ग टर्म लोन्स की। ऊपर ऊपर देखें ना, हेडिंग के लिखे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड। अच्छा अगर अच्छा अब जरा पिक्चर बनाएं, अगर लॉन्ग टर्म लोन डायरेक्टर को दिया तो कितनी चीजें बनाती हैं? 2। और अगर लॉन्ग टर्म लोन की मैनेजमेंट एम्प्लॉइज को दिया या पेरेंट सब्सिडरी को दिया तो क्या बतानी है? नेम, टर्म्स, कोलेटरल, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट, प्रोविजन और राइट ऑफ। अच्छा जरा मेरी वाली डायग्राम में आए, इधर देखें। अगर लॉन्ग टर्म लोन डायरेक्टर्स को दिया तो क्या बताने? अगर लॉन्ग टर्म लोन जो है वो की पर्सनल को दिया या पेरेंट सब्सिडरी को दिया, इनका नाम रखा है हमने एसोसिएट एंड रिलेटेड पार्टीज। इनको अगर लोन दिया तो क्या बताने? 6 चीजें बतानी है, 6 चीजें बतानी है। अब एक नॉर्म चल रही है मार्केट में, नॉर्म ये चल रही है, अगर आप लॉन्ग टर्म लोन्स इनको दें, अदर एम्प्लॉइज को, ये तो बहुत ज्यादा होते हैं हमारे, ये की मैनेजमेंट तो है नहीं, ये तो छोटे मोटे एम्प्लॉइज हैं। अगर आप लोन इनको दें तो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोन इनको दें तो एक नॉर्म चल रही है कि इसकी भी मोटी मोटी टर्म्स लोग मेंशन कर रहे हैं, एक नॉर्म चल रही है। तो क्यों ना हम इस नॉर्म को इस सफे का पार्ट बनाएं और आगे लिखें कि नॉर्म ये चल रही है। मिसाल के तौर पे हम अगर नंबरिंग दें, नंबर 1, नंबर 2, और उसके बाद एक हेडिंग इधर बनाएं नंबर 3, या जहां भी नंबर 3, एक नॉर्म चल रही है कि लोन टू की मैनेजमेंट या अदर एम्प्लॉइज, की अमाउंट और टर्म्स लोग अक्सर बता रहे हैं। लोन टू अदर एम्प्लॉइज की अमाउंट और टर्म्स अक्सर लोग, और आई कैप इसको कभी कभी टेस्ट भी कर रहा है, हालांकि ये होना नहीं चाहिए। चलें जी, ये तीसरी लाइन बना लें। ये सारी बातें आपने गौर से सुननी है, क्योंकि ये सारी बातें आपसे करने से पहले 6-7 घंटे लगा के मैंने कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनीज की देखी हैं, उसके बाद कुछ नतीजों पे हम पहुंचे हैं, जिसके बाद आपसे शेयर किया जा रहा है। तो आपने एक एक बात को गौर से सुनना है। और अक्सर लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक 2 नंबरी भी मार रहे हैं, वो लोग रिलेटेड पार्टीज में की मैनेजमेंट का नाम लिख के नहीं आ रहे, हालांकि की मैनेजमेंट का नाम लिखना जरूरी है। अच्छा अब माय डियर मुझे बताएं, ये कौन है हमारे, ये कौन है?
और ये कौन है? इनके बारे में कितने डिस्क्लोजर? 2। इनके बारे में 6। अच्छा, अब अगर मैं कहूं कि इनके बारे में 2 डिस्क्लोजर, इनके बारे में 6, इनके बारे में 6, इनके बारे में 1 2 या जो मर्जी कर लें, नॉर्म चल रही है, तो ये कोई बात मोटी मोटी जरा याद रहेगी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। लोन रिसीवेबल अगर डायरेक्टर से है तो वाज़ेह लॉ मौजूद है। लोन रिसीवेबल अगर रिलेटेड पार्टीज या एसोसिएट से है, एसोसिएट का लफ्ज़ एक IAS 28 में भी है, वो वाला एसोसिएट का लफ्ज़ नहीं। एसोसिएट्स वो होते हैं जो हमारी पेरेंट सब्सिडरीज वगैरह होती हैं, ये कंपनी लॉ का लफ्ज़ है। अगर लोन रिलेटेड पार्टी एसोसिएट से है तो 6 चीजें बतानी है। और अगर 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 लोन रिसीवेबल अदर है तो हल्का फुल्का इनकी अमाउंट और टर्म्स वगैरह बता दें, यानी अमाउंट टोटल बता दें, एम्प्लॉय वाइज तो बताना जरूरी, अमाउंट टोटल बता दें। डन? ओके, चलें जी, आज के सवाल को थोड़ा सा शुरू करते हैं। आज के नोट्स में दूसरे सफे पे यह सवाल मौजूद होगा, फिलहाल इस पे सफा नंबर नहीं लिखा हुआ। सी लिमिटेड इज, ये मेरे पास तो है, सी लिमिटेड इज लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस एट 30 जून 2018 आर गिवन बिलो। लॉन्ग टर्म लोन्स टू डायरेक्टर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स टू डायरेक्टर्स, कुछ ज़हन में आ रहा है? लॉन्ग टर्म लोन्स टू डायरेक्टर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स टू एसोसिएटेड कंपनीज, लॉन्ग टर्म लोन्स टू, अच्छा नीचे आए, लॉन्ग टर्म लोन टू डायरेक्टर के बारे में भी कुछ बताया हुआ है, लॉन्ग टर्म लोन्स टू एसोसिएटेड कंपनीज के बारे में भी कुछ बताया हुआ है, और लोन्स टू एम्प्लॉयज के बारे में भी कुछ बताया हुआ है। अच्छा जी, मैं अभी क्या पढ़ने लगा हूं? लॉन्ग टर्म लोन टू डायरेक्टर्स। इसमें जरा मुझे बता के आए, क्या बता के आना है? पर्पस और रिकॉन्सिलिएशन। तो लोन टू डायरेक्टर इंक्लूड डिसबर्समेंट ऑफ 4 मिलियन ड्यूरिंग द ईयर। 4 मिलियन इस साल दिया है, तो बाकी फिर कब दिया होगा? पिछले सालों में। फॉर बाइंग अ मोटर कार, जिसके थे पहिए 4। तो ये दोनों बातें मिल गई। लोन टू डायरेक्टर्स, लॉन्ग टर्म लोन टू एसोसिएटेड कंप्राइज, कंप्राइज का मतलब होता है बस यही है और इसमें कुछ शामिल नहीं है। एसोसिएटेड कंपनीज यहां आएगा ना, पेरेंट, सब्सिडरीज, ये 6 चीजें। लॉन्ग टर्म लोन टू एसोसिएटेड कंपनी, लोन टू सब्सिडरी दैट इज क्यू लिमिटेड इन विच वी होल्ड 70% शेयर्स एंड 1 कॉमन डायरेक्टर नेम मिस्टर अहमद। लोन इज पेएबल इन 10 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब है इसमें से कुछ करंट है ना? नहीं, इसमें तो रिकॉन्सिलेशन बनानी नहीं, इसकी रिकॉन्सिलेशन नहीं बनानी, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमारा फाइनल अकाउंट का जहां हिट हो रहा है ना, वो डिस्क्लोजर रिलेटेड नहीं है, वो प्रेजेंटेशन रिलेटेड है। इसमें से करंट में ले जाएं। टोटल लोन कितने हैं? 20। 10 साल में वापस होने हैं, पहली किस्त अगले साल वापस हो जानी है, तो 20 माइनस 2, 18 को नॉन करंट में डाल देंगे, बाकी को करंट में डाल देंगे। ये बात तो हिट हो रही है ना? अच्छा जी, नेक्स्ट, मार्कअप इज 15% इज सिक्योर्ड अगेंस्ट लैंड इन लाहौर। मार्कअप टर्म्स आ गई, नेम आ गया एंड पर्टिकुलर्स ऑफ, ये भी देना चाहिए थे इसको, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट नहीं दी हुई। अब अगर बना बनाया डिस्क्लोजर आई कैप का आ जाए तो आप बता देंगे कि मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट उसने नहीं दी हुई, तो ये भी देनी चाहिए थी, लेकिन अभी हमने डिस्क्लोजर्स में गलतियां नहीं निकालनी या डेटे में गलतियां नहीं निकालनी। ही शुड हैव, लेकिन प्रोविजन राइट ऑफ हो सकता है 0, इसमें कोई मसला नहीं, बट मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट शुड हैव बीन गिवन। तो ये किसके डिस्क्लोजर हो गए? वो डायग्राम याद है? डायरेक्टर, ये लोन टू डायरेक्टर्स की हैं, ये लोन टू पेरेंट सब्सिडरी। डन, ये इसके डिस्क्लोजर हो गए। अच्छा जी, इसके बाद लोन टू एम्प्लॉयज इंक्लूड लोन टू की पर्सनल। लोन टू एम्प्लॉयज
इंक्लूड लोन टू, ढूंढे, लोन टू एम्प्लॉइज इंक्लूड लोन टू की पर्सनल. नाउ की personnel is considered as our related party amounting to 10 million granted to Mr. Amjad and Mr. Akram, each नहीं लिखा हुआ. पेएबल ओवर 5 years, कैरिंग, इसमें ये नहीं बताया हुआ कि 5 सालों में कैसे पे होना है, इसलिए करंट नॉन करंट की जरूरत नहीं है. कैरिंग इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%, सिक्योरिटी ऑब्टेन्ड एज प्रॉपर्टी. यहां भी मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट उसे बतानी चाहिए थी, क्योंकि माय डियर की पर्सनल यहां फॉल करेगा, की पर्सनल यहां फॉल करेगा. क्लास ले रहे हैं, समझ रहे हैं? डायरेक्टर्स, पेरेंट सब्सिडरीज, की पर्सनल एंड other employees, and in the end other loans. क्या मतलब other loans? loans to employees include loan to key personnel of 10. इसमें 10 पड़ा है की पर्सनल का, तो बाकी क्या है फिर? अदर लोन्स आर फॉर, अदर लोन्स किसको दिए होंगे? पहले जरा इधर से देख के मुझे बता दें, अदर लोन्स किसको दिए होंगे? अब ये मैं आपको कहीं से दिखा नहीं सकता, ये एक नॉर्म चल रही है. अदर लोन्स आर फॉर परचेज ऑफ मोटर कार्स एंड मोटरसाइकिल, दीज आर ग्रांटेड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ देयर एंड आर रिकवरेबल इन ओवर अ पीरियड रेंजिंग बिटवीन 5 to 10. ये तो टर्म्स है सारी. डन. अच्छा जी, अब नाउ द कंपनीज आर यूजिंग दिस फॉर्मेट. आपको नोट करने की जरूरत नहीं, कंपनीज आर यूजिंग दिस फॉर्मेट. सारी कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आप डिराइव करें तो उनमें से आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि कंपनीज ये फॉर्मेट्स बना रही हैं. लोन टू एसोसिएट्स एंड लोन टू एम्प्लॉइज में फिर 2 हेडिंग्स बना रही हैं, एग्जीक्यूटिव्स एंड की मैनेजमेंट एंड अदर्स. तो पेपर में ये चारों इकट्ठा भी दिया हो सकता है. लोन ग्रांटेड 80 मिलियन, फिर आपको इन चारों में क्या करना पड़ेगा? अलग करना पड़ेगा. ठीक है, तो अब इसी फॉर्मेट को हम बनाएंगे, लेकिन ये माय डियर नोट में होगा. बैलेंस शीट के फेस पे एक ही लाइन जाएगी, लॉन्ग टर्म लोन्स. नहीं, लॉन्ग टर्म लोन्स रिसीवेबल भी नहीं जाता, बस लॉन्ग टर्म लोन्स जाता है, क्योंकि ऊपर नॉन करंट एसेट का लफ्ज लिखा होता है. तो बैलेंस शीट के फेस पे जो लफ्ज जाएगा वो जाएगा लॉन्ग टर्म. तो अभी इस फॉर्मेट को आपको नोट करने की जरूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इसी फॉर्मेट को हम व्हाइट बोर्ड पे बनाने लगे हैं. तो ये पिक्चर जरा जहन में बिठाएं. ये डिस्क्लोजर कैसे बनेगा? डिस्क्लोजर है किताब के पेज नंबर 584 पे. उसमें हमें सर ने बताया था कि डायरेक्टर की 2 चीजें बतानी है, एसोसिएट की 6 चीजें बतानी है, इसकी 6 चीजें बतानी है, और अदर्स के बारे में मैंने आज बताया कि नॉर्म चल रही है तो ये भी बता दें. अब 5 मिनट लगवाइएगा माय डियर, ज्यादा टाइम ना मेरा लगवाइएगा. ये आपके सामने सब कुछ है और इसका हमने डिस्क्लोजर बनाना है. कोई एक बना बनाया मैं आपको दिखाने लगा हूं, कोई एक बना बनाया. बना बनाए में क्या दिखाएं? कुछ नहीं दिखा सकते. बने बनाए में लोगों का डेटा ही कम है. ये देखें, अब ये एक बना बनाया है होंडा एटलस कार का. अब इसमें बने बनाए में देखें उसने क्या किया हुआ है. उस बेचारे ने कुछ दिया ही नहीं हुआ. लॉन्ग टर्म लोन्स टू, इसके है ही एम्प्लॉइज के सिर्फ. लोन्स टू की मैनेजमेंट पर्सोनल एंड लेस करंट पोर्शन शोन अंडर करंट एसेट्स, यहां से. और ये फिगर कहां से मैच कर रही होगी? ये वाली 343759 बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में एक हेडिंग आ रही होगी लॉन्ग टर्म लोन्स, और उसका नोट नंबर होगा 20, और इसके अलावा जितनी चीजें होंगी वो 20.1. अब की मैनेजमेंट पर्सोनल पे इसने धुम लगाई है, क्योंकि की मैनेजमेंट पर्सोनल के कौन से वाले डिस्क्लोजर देने हैं? की मैनेजमेंट पर्सोनल के कितने डिस्क्लोजर देने हैं? 6. अब ये हवाई बातें हैं, छोड़े परे, इनको सवाल के जरिए करते हैं. अच्छा, अब लोन टू डायरेक्टर्स 2, एसोसिएटेड कंपनीज 6, लोन टू एम्प्लॉइज में एग्जीक्यूटिव्स या की पर्सोनल 6, अदर एम्प्लॉइज. टर्म्स बता दें, बस टर्म्स बता दें. अमाउंट तो वो ऊपर कवर हो जाएगी ना,
फेस के ऊपर ही। तो इस तरह का अब हम फॉर्मेट बनाना है, उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। लेकिन इससे पहले बैलेंस शीट का फेस बनवाएं। बैलेंस शीट के फेस पे क्या बनेगा, याद रहेंगी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मसला तो नहीं। अच्छा जी, तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। कंपनी का नाम सी लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ अमेज़न जून 30 2018, डन। अच्छा जी, अब मुझे बताएं, यहां पर आप बताएं यहां पर क्या लिखेंगे, नॉन करंट एसेट। तो आप तो कह रहे थे क्लास नहीं अटेंड की जा रही, नॉन करंट एस, किसने बोला था? अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ जी, आप बताएं यहां पे क्या हेडिंग देंगे आप, लॉन्ग टर्म लोन टू डायरेक्टर्स। लॉन्ग टर्म लोन टू डायरेक्टर्स हेडिंग नहीं देंगे, मैंने कहा है यहां पर हेडिंग देंगे लॉन्ग टर्म लोन्स, और नोट्स में जाके ये करेंगे, ठीक है। तो ये गलती इनसे नहीं, आपसे भी हो सकती थी, ये जिससे भी पूछते हो सकती थी, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन मुझे बताएं यहां मैं क्या सिर्फ लिखूं, लॉन्ग टर्म लोन्स। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ रहा होगा, इंटेंजिबल्स आ रहे होंगे, CWIP आ रहा होगा, बायोलॉजिकल एसेट्स आ रहे होंगे, राइट ऑफ यूज आ रहा होगा, और नीचे आ रहा होगा लॉन्ग टर्म लोन्स। और जहन में हो पेज 584 ऑफ बुक, नोट नंबर 20 ही कर लेते हैं, चलें नोट नंबर 20। चलें जी, अब क्या हेडिंग दें, SL, स्टेटमेंट ऑफ नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड 30 जून, जो भी है जून 30 2018। अच्छा जी, सबसे पहले क्या लिख के आएंगे, आमतौर पे कंपनीज क्या लिख के आती हैं, लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस। लीगल स्टेटस में लिस्टेड नॉन लिस्टेड लिख के आइएगा, और नेचर के अंदर बता दीजिएगा कंपनी जो है वो अंडे बेचती है, मुर्गियों से निकालती है और फिर आगे बेच देती है, ये नेचर ऑफ बिजनेस लिखाइएगा। अगली बात, इसके बाद एक और चीज लीगल स्टेटस और नेचर ऑफ बिजनेस में मैंने बताई थी, अगर किसी ने कल की क्लास ली हुई है, हेड ऑफिस और फैक्ट्रीज की के लोकेशन, बस लोकेशन कहां है, उनका एड्रेस बताने की जरूरत, एड्रेस वगैरह जाके बताने, एड्रेस तो बता रहे थे शायद, हाँ एड्रेस बता रहे थे, और बाकी एरिया वगैरह कहां जाके बताने, पीपी के नोट में, ठीक है। तो ये लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर आ जाएगा। इधर भी हल्का फुल्का आपने लीगल स्टेटस देने तो दे दें, मुझे कोई एतराज नहीं, इस सवाल में दे दें लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस, बल्कि खाली लीगल स्टेटस ही लिख दें। बताएं सवाल में लिखा हुआ है कंपनी इज लिस्टेड ऑन तुर्कमान स्टॉक एक्सचेंज, ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। बिल्कुल लाइट मोड पे आज क्लास रखी हुई है, इंशाल्लाह कोशिश है कोई नई चीज ना बताई जाए। बस एक छोटी सी चीज नहीं बताई है, नॉर्म, एक नॉर्म अदर एम्प्लॉयज वाली। चलें जी, अब नोट नंबर 20, कोई मसला नहीं, नोट 1 के बाद नोट 20, नो प्रॉब्लम, कोई आई कैप नंबर नहीं काटेगा। हेडिंग वही दें, लॉन्ग टर्म लोन्स। अब माय डियर मैंने एक फॉर्मेट बनवाया आपको, डायरेक्टर्स के 2, एसोसिएट के 6, की पर्सोनल के 6 और अदर एम्प्लॉयज। अब बताएं क्या लिखूं, लोन टू डायरेक्टर्स, एसोसिएट्स, एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज में जी की पर्सोनल, एग्जेक्टिव नहीं, ज्यादा लोग की पर्सोनल का लफ्ज यूज कर रहे हैं, की पर्सोनल और अदर्स। अच्छा, डायरेक्टर्स के बारे में क्या बता के आने, तो नोट नंबर 20.1 एंड 20.2 दोनों कर लें। 20.1 में पर्पस बताइएगा, 20.2 में रिकॉन्सिलिएशन बताइएगा, और एसोसी नोट नंबर 20.3, 4, 5, 6 अलग अलग बताने, अलग अलग बताइएगा, एक ही गो में लिखने, एक ही गो में लिखाइएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल।
और एम्प्लॉइज में की 20.4। यहां तक कंपनी लॉ के डिस्क्लोजर खत्म हो गए। अब 9 में कि इसकी भी टर्म्स बताएं। नोट नंबर 20.5। अच्छा जी, और माय डियर यहां पे एक फिगर आ जाएगी, लेस करंट पोर्शन, लेस करंट पोर्शन। मिलजुल के आप लोग सारे पेपर करें तो सोनो। अच्छा जी, लेस करंट पोर्शन। जी अब आप ही बता दें ये फिगर कहां जाएगी। ये फिगर ये बैलेंस की हाफ यहां पे चली जाएगी, और ये वाली फिगर ये करंट एसेट्स में चली जाएगी। तो एक हेडिंग 7 डाल लें, करंट एसेट्स। ओके चलें जी, लेट्स स्टार्ट। पहले अमाउंट से खेल लें, पहले अमाउंट से खेल लें। बताएं जी, लोन टू डायरेक्टर्स कितने हैं? 16। नीचे वो है उसको, उसकी खैर है, कैरी डाउन उठा लेना आपने। तो व्हाट इज लोन टू डायरेक्टर्स? 16। 2 सालों का डेटा दिया हो तो कंपैरिजंस भी साथ बनाएंगे, कंपैरेटिव फिगर्स। एसोसिएटेड कंपनीज 20। Try again. 20. नेक्स्ट, एम्प्लॉयज में की पर्सोनल अलग है और अदर एम्प्लॉयज अलग है। की पर्सोनल को कितने? 10। अच्छा, असल में ऊपर करंट नॉन करंट दोनों डालना होता है, फिर नीचे में से उसका करंट माइनस कर देना होता है। तो इसमें लिखा हुआ था कि कुछ लोन इसने वापस कर देने, लेकिन हमने पूरा ऊपर डालना है। पूरा ऊपर डाल के उसमें से माइनस क्या करना है? करंट। अच्छा जी, की पर्सोनल 10 और नहीं निकलवाए ना पेपर में उसको। 30 माइनस 66। करंट पोर्शन किसका है? डायरेक्टर्स का। लो जी, पूरी रात रोंदे रहे, सवेरे भी उठ के रोंदे रहे, रो के रोंदे रहे। करंट पोर्शन ये होता है कि जो अगले साल वापस करने, ये 4 कुछ और है। करंट पोर्शन वो होते हैं जो अगले साल वापस करने हैं। अगले साल वापस कितना करना है? जल्दी बताएं। लॉन्ग टर्म लोन टू एसोसिएटेड कंपनीज क्यू लिमिटेड इन विच वी होल्ड 70% इक्विटी एंड 1 कॉमन डायरेक्टर नेम। ये लोन इज पेएबल इन स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। तो उसमें टोटल कितने? 20। कितनी किस्तों में वापस करना है? तो अगले साल कितनी किस्त? तो बाकी 64। जी, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन 2। आगे चलें जी। रेफरेंसेस का नहीं, बस ठीक है, देने तो दे लो नोट 20। चलें जी अब आगे। हाँ जी, नोट्स की दुम मैं वही तो बनाना है, मैं करूंगा और की बंडे लेना आया है तू। जी, डायरेक्टर का लोन, द लोन इज, यार पता ही नहीं चलना आज ईशा हो जानी है। मैं बता रहा हूँ बिल्कुल लाइट मोड पे है सब कुछ आज। द लोन इज फॉर बाइंग मोटर कार। ये यूजर्स को बताएं ना, ये गड्डियां ले रहे हैं, डायरेक्टर्स गड्डियां ले रहे हैं, यूजर्स को बता दें कि डायरेक्टर्स गड्डियां ले रहे हैं, तुसी भी डायरेक्टर बन जाओ। नोट 20.2 रिकॉन्सिलिएशन।
अच्छा, डिसबर्समेंट का मतलब होता है लोन देना और रीपेमेंट का होता है मतलब डायरेक्टर ने लोन वापस किया। असल में डिसबर्समेंट का लफ्ज कंपनी के एंगल से बोला जाता है, डायरेक्टर के एंगल से बोलेंगे वो तो फिर कंफ्यूजिंग सा हो जाएगा। डिसबर्स कंपनी ने किया, किसको? डायरेक्टर को। क्लोजिंग कहां से उठाऊं? एज ऑन से, एज ऑन से यानी बैलेंस शीट से। ये नोट्स तो फॉर द ईयर है लेकिन फिगर्स तो एज ऑन आ रही है ना। ये 64 की फिगर यहां गई है तो ये एज ऑन है, तो कैरी डाउन कहां से उठाऊं? अगर कोई करंट पोर्शन डायरेक्टर का है तो खुदा के लिए वो नहीं उठाना भाई, यहां से टोटल कैरी डाउन उठाना है। याद रखिएगा दिस इज टोटल कैरी डाउन, उसमें से ये करंट है। अच्छा आप बता दें डायरेक्टर का टोटल कैरी डाउन कितने? 16। इसमें से करंट पोर्शन में अलग नहीं कर रहा, अब कुछ और है कि इस साल लिया कितना? इस साल 4 लिया, वापस कितना किया? इसका मतलब है 12 पिछले सालों में लिया था। डायरेक्टर ने ही कंपनी को मार दिया 16 मिलियन का लोन लेके। डायरेक्टर बनेंगे नहीं, ये जरूरी नहीं, बस जो भी अल्लाह की तरफ से उस पर। अच्छा जी, नोट नंबर 20.3। अच्छा, तसल्ली से जोहर की नमाज आप कब तक पढ़ लेंगे? 2:30 बजे तक। अच्छा ये जरा फिर कल से भी इनकी नमाज चेक करनी है, सिर्फ आज वाली नहीं, ये फिर रोजाना कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। फिर पढ़ते हैं लोग आधे आधे घंटे में 4 सुनते पढ़ने वाले, हमने खुद देखे हैं अपनी आंखों से, बड़े खुशू खुजू से पढ़ते हैं। अच्छा तो अच्छा मुझे ये बताएं कि असल में जोहर से पहले की 4 सुन्नतों का सवाब तहज्जुद के बराबर है ना, तो लोग बहुत एहतमाम करते हैं इसका। नोट 20.3, तो टर्म्स बतानी है, नेम बताने। अच्छा ये सब कुछ मैं बता दूंगा, नेम बता दूंगा, टर्म्स बता दूंगा। नेम क्या है, क्या हूं, और टर्म्स 10 साल के लिए इसको लोन दिया 15% मार्कअप पे, कोलेटरल और मैक्सिमम एग्रीगेट मिसिंग है, और प्रोविजन और राइट ऑफ नहीं है। ए कितने जाना है? 70% इक्विटी इन विच वन डायरेक्टर इज कॉमन। हाँ जी बिल्कुल, कल जो रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर सीखा था ये उसमें जाना है। कल हमने एक डिस्क्लोजर सीखा था कि हमने जो लोकल हमारी एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स होती हैं उनके बारे में उनका नाम बताना होता है, उनकी परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग बतानी होती है, बेसिस ऑफ रिलेशन बतानी होती है, और कॉमन। कितने लोगों के जहन में ये आ गया था? इससे पहले कभी किसी सवाल के अंदर उसने परसेंटेज और ये चीजें बताई नहीं। ये मेरी लोकल एसोसिएटेड कंपनी है या फॉरेन है? लोकल है। तो चले कोई इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है, अभी आप लोगों ने रिवीजन करनी है, और खुदा ना खास्ता कोई इक्का दुक्का चीज रह भी जाती है तो यू हैव टू ऑब्टेन 50% मार्क्स। रिलैक्स रहा करें, रिलैक्स रहा करें, परेशान ना रहा करें। ये चीजें पास्ट में जो है वो हम पढ़ते रहे हैं, आज अप्लाई कर रहे हैं तो इससे रिवीजन हो रही है, इसलिए परेशानी वाली बात नहीं कि जहन में नहीं आया तो आ जाएगा इंशाल्लाह जहन में। ओके, और कई सालों से अल्लाह का शुक्र है लोग पहले टर्म में पेपर दे रहे हैं और पास भी हो रहे हैं। ओके चलें जी, आप बता दें नेम। दिस लोन इज गिवन टू क्यू लिमिटेड ओवर सब्सिडरी। आगे बोले टर्म्स फॉर 10 years। नहीं 10 साल में पे करना है ना, तो अगले 10 साल में वो जो सवाल में दिया लिख दो, कोई मसला नहीं। फॉर 10 years एट 15% पर एनम। ये क्या हो गया? नेम। ये क्या हो गई? टर्म्स। अगली लाइन
कोलेट्रल इज लैंड इन इचरा, इचरा लाहौर में है। और आगे प्रोविजन और राइट ऑफ नहीं है, लेकिन एक चीज यार लिखाइएगा, कई दफा पेपर में ये भी डाल देते हैं, एक दफा लाइन डाली है कि टेक द नेसेसरी अजम्पशंस, अजम्पशंस भी लेके कुछ कर सकते हो, तो फिर ये भी लिखाइएगा मैक्सिमम। अगली क्लास ये नमाज के बाद आपको मैंने बताने, पार्ट बी शुरू करेंगे नमाज के बाद कि मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट क्या होती है। मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट आउट ड्यूरिंग द ईयर नहीं, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट आउटस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू मंथली बैलेंस, विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि अच्छा कोई बोंगा क्लास के बाद ये ना आके कही अच्छा ये बैलेंस शीट में लेके जानी है ये 3 फिक्रें। चलें जी जाए नमाज पढ़ाएं। मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट ये होती है कि 12 महीने के कैरी डाउन में से सबसे ज्यादा कैरी डाउन कितने हैं। फिलहाल कैरी डाउन कितने 16 ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ पहुंच गए थे। मैक्सिमम कैरी डाउन कितने हैं 20, और मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट क्या होती है 12 महीने के कैरी डाउन में से सबसे बड़ा वाला कैरी डाउन। जाएं जी हम इंशाल्लाह की पर्सनल से क्लास स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह 2:01 पे। ओके हो जाए ना, 6 मिनट रह गए हैं, जल्दी जल्दी जाएं। ओ भाई जाओ 6 मिनट रह गए हैं, बस आके नोट कर लेना, सब लिखा हुआ है, कुछ मिटवाना नहीं।